सिक्स थिंकिंग हैट्स एक जानी पहचानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की विधि है जिसको विश्व के सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने या बड़ी जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने उसको यूज किया है। इसको डॉक्टर एडवर्ड डी बैनो ने विकसित किया और यह विकसित करने के साथ साथ उन्होंने इस पर 1985 में एक बुक भी लिखी। इसका प्रमुख आधार यह है कि मानव मस्तिष्क कई अलग अलग तरीके से सोचता है जिन्हें जानबूझकर चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए एक संरचित तरीके से उपयोग के लिए एक योजना बनाई जाती है जिससे किसी समस्या या किसी मुद्दे या किसी एक जटिल विषय को सुलझाने के बारे में सोचने के लिए एक रणनीति विकसित की जा सके। एडवर्ड डी बैनो ने 6 अलग अलग तरीकों की, दिशाओं की, माध्यमों की या यूं कहिए अलग अलग विधाओं की खोज की है और उन्होंने हेड्स का नाम दिया है कि आदमी बार बार अपने सर पर डिफरेंट कलर का हेड पहनता है और इस तरीके से मस्तिष्क को चुनौती दी जा सकती है। 6 तथ्य और सूचना पर केंद्रित, लाल रंग भावना, अंतर्ज्ञान और संवेग पर केंद्रित, पीला आशावाद और लाभ पर केंद्रित, काला सावधानी, विषमताएं या गंभीर निर्णय लेने पर केंद्रित, ग्रीन सृजनात्मक क्रिएटिव चिंतन पर आधारित, नीला प्रक्रिया के नियंत्रण और उस पर सिस्टेमेटिक कंट्रोल या चिंतन पर आधारित है। आइए इसी विषय को और गंभीरता से समझते हैं। इसके विषय में बहुत सारे लोगों की और कई सारी कहानी या अपनी अपनी विधाएं हैं, जैसे व्हाइट फैक्ट, रेड इमोशंस, येलो बेनिफिट, ग्रीन आइडियाज, ब्लू सिस्टमेटिक प्लानिंग और ब्लैक जजमेंट करता है कि मुझे करना है या नहीं करना है। इसके लिए कुछ लोगों ने डेफिनेशंस भी दी हैं। 6 थिंकिंग हैबिट्स इज ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेट एन इशू फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स बट इन ए क्लियर एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री वे। दूसरी डेफिनेशन भी कुछ लोगों ने दी है। 6 थिंकिंग हैट्स considered an effective technique to help us to make better decisions। अब दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ लोग इस 6 थिंकिंग हैट्स प्रोसेस को इंडिविजुअल समस्याओं को यूज करने के लिए, अपनी समस्याओं को निदान करने के लिए, कुछ कॉर्पोरेट की समस्याओं को यूज करने के लिए इन बल्क में या अपने एम्प्लॉयज के साथ ग्रुप में जिनमें हैबिट है उन हिसाब से डिजाइन कर इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो यहां बार बार एक बात जरूर समझने की है कि व्हाइट फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं, जो फैक्ट पर बिलीव करते हैं व्हाइट हैट पहनते हैं। जो प्रोसेस में बहुत स्ट्रांग होते हैं वो ब्लू पहनते हैं। जिनकी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, मनोदशाएं या अंतर्ज्ञान बहुत स्ट्रांग होता है वो रेड से सोचते हैं। जो डिसीजन लेते हैं या सावधानी की बात करते हैं या गंभीर विषयों पर चिंतन अधिक करते हैं वो ब्लैक हैट पहनते हैं। जो आशावादी हैं, जो हर चीज में हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, केवल प्रॉफिट की बात करते हैं, वो येलो हैट को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। उनको येलो कलर बहुत पसंद होता है। और जो क्रिएटिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, जिसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं, उस तरह से सोचते हैं, तो वो हमेशा ग्रीन कलर का हैट पहनना पसंद करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप उनको पहले उनका विश्लेषण कीजिए और उनको छांटिए, फिर उनको टीम बनाकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की समस्या का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने इसका बेनिफिट लिया है। भारत में भी कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका बेनिफिट लेकर अपनी स्पीड को, गति को बढ़ाया है
और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अधिक ऊंचा तक ले जाने के साथ साथ कुछ नए प्रोडक्टों की खोज कर, नई सर्विसेज की खोज कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा महसूस कराया है। अब इनको और समझने के लिए कि कौन सा हेट वाला व्यक्ति किस रोल में फिट बैठेगा, तो जो वाइट है, जो फैक्ट पर बात करता है, वो लॉजिक पर, जो लॉजिकल बात करते हैं उस डिपार्टमेंट में, और जो ऑप्टिमिज्म वाले हैं वो जो वैल्यू है, बिलीव्स हैं, इथिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मजबूत बनाते हैं और बेनिफिट को आगे ले जाते हैं। ब्लैक वाले डेविल्स एडवोकेट कहे जाते हैं, वो डिफिकल्टीज और डेंजर को भांपते हैं और उनको पहले से सबको चेताते हैं कि आप ये करेंगे तो ये भी हो सकता है। तो वो हमेशा उन मुद्दों को उठाते हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ्यूचर में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग कराने में मदद करते हैं। जो रेड हैट वाले हैं वो इमोशनल होते हैं, इसलिए उनकी फीलिंग और ग्रीन वाले पॉसिबिलिटीज और न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज, इसलिए क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, प्रोडक्टिव हैं। और जो ब्लू हेड्स वाले हैं वो मैनेजमेंट, प्रबंधन करने में, एंश्योरिंग द रूल्स, रेगुलेशंस, सिस्टम्स, प्लानिंग्स, ये इन सब चीजों में बहुत मास्टरी रखते हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इनको कैसे पहचाने और इनको कैसे अपने जीवन की व्यक्तिगत समस्याओं को या ऑर्गेनाइजेशनल समस्याओं को दूर करने में इनकी मदद लें। जो सफेद हैट वाले लोग हैं वो ये 3 क्वेश्चन अक्सर करते रहते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल राइट नाउ, अभी वर्तमान में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं और उनसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं। दूसरा, व्हाट डू वी नीड एंड व्हाट इज मिसिंग, हमें क्या चाहिए और क्या हमारे पास है और क्या हमारे पास नहीं है। तो ये व्हाइट हैट वाले लोग इन चीजों में बहुत बिलीव करते हैं। तीसरी बात ये करते हैं, हाउ आर वी गोइंग टू गेट एनी नीड और मिसिंग इंफॉर्मेशन, कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, या जो हमारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जो हमारे पास फैक्ट नहीं है, जो हमारे पास डेटा नहीं है, जो हमारे पास आंकड़ा नहीं है, उसको पाने के लिए हम क्या और कर सकते हैं। तो यह है किसी भी बिगिनिंग को, सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाइट हैट्स को प्रयोग किया जाता है, ताकि आप समस्या को ठीक से समझ सकें और आप उस पर सावधानी पूर्वक निश्चित तरीके से कुछ समझौता कर सकें या उसकी कोई प्लानिंग आगे ठीक से कर सकें। अब हम बात करते हैं येलो हैट की। येलो हैट वाले, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो आशावादी होते हैं, लाभ पर केंद्रित होते हैं, तो वो हमेशा इन 3-4 क्वेश्चनों की हमेशा बात करते रहते हैं। नंबर 1, व्हाट द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस इशू, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए, दे डोंट वांट टू इंक्रीज देयर कॉस्ट। तो वो हमेशा यह प्रश्न करते हैं कि इस अप्रोच को लागू करने का क्या सबसे बढ़िया तरीका या अप्रोच हो सकती है। नंबर 2, व्हाट पॉजिटिव आउटकम्स कुड रिजल्ट, कि इसका सबसे अच्छा आउटकम हम कैसे, कब, किन लोगों द्वारा, किन परिस्थितियों में या किस मार्केट में निकाल सकते हैं। नंबर 3 ये बात करते हैं, हाउ वी कैन मेक इट वर्क, जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने एक रोल मॉडल बनाने की कोशिश की है, तो हम उसको, यह हमारे लिए कैसे काम करेगा, उस पर कैसे काम करें। येलो हैट वाले उन चीजों पर सोचते हैं। नंबर 4, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, किसी भी प्रक्रिया के, किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी सर्विस के, या जिसकी मैं नई डेवलप करने की बात कर रहा हूं, इसके लंबे समय के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वो जो इस हेड को पहनते हैं, या जब मस्तिष्क मेरा इस हेड को पहनता है, तो इस तरह से सोचता है। यदि मैं अपनी समस्या के लिए व्यक्तिगत तौर पर सोच रहा हूं, तो मैं अपने मस्तिष्क को वहां इकट्ठा करूं, और यदि मैंने टीम बनाई है, तो जो लोग इन चीजों में ज्यादा फोकस करते हैं, जिनका माइंड इन चीजों में ज्यादा इकट्ठा करता है, तो उनको इस ग्रुप में इकट्ठा करते हैं। तो यहां यह बात कही जा सकती है, द मंत्र ऑफ येलो हैट थिंकर्स इज, if there is will there is a way, this is the mantra। ये जहां चाह
वहां रहा, ये उस बात को निकाल कर आगे बढ़ाते हैं। और ये हमेशा जो रास्ते में आने वाली समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, विपत्तियां हैं या इश्यूज हैं, या जो हाइपोथेटिकल लोगों ने फैक्ट या हाइपोथेटिकल डर बैठा दिया है, उसको दूर करते हैं, उनसे अलग बाहर निकलकर नए तरीके से सोचते हैं। ब्लैक हैट, जो ब्लैक हैट को धारण करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये सावधानी के लिए चेताते हैं, और ये हमें यह भी बताते हैं कि हम नेगेटिव आउटकम से कैसे बाहर, या उनको पहले से कैसे प्लान कर ले, ताकि कोई भविष्य में प्रॉब्लम आए, समस्या है, तो उनके लिए मेरे जीवन में सेकंड प्लानिंग तैयार हो, मैं कभी असफल ना हूं। यदि मेरा प्लान ए फेल होता है तो मैं प्लान बी के साथ काम करूं। ये हमेशा क्या बोलते हैं, विल दिस रियली वर्क, जो आपने प्लान किया है क्या वास्तव में काम करेगा। नंबर 2, इनका क्वेश्चन आता है, हाउ इज दिस लाइकली टू फेल, अब इसमें कहां असफल होने की संभावनाएं हैं, उनको कैसे हम ब्लॉक कर रहे हैं। नंबर 3, हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस फाइनेंशियली, कि हम आने वाले समय में इससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को या मुझको व्यक्तिगत तौर पर, मैं यहाँ यह बात बार बार कह रहा हूं कि इसको यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर कर रहा हूं तो मेरे व्यक्तिगत समस्याओं के निदान के लिए मुझे अपना हेड बार बार बदलना पड़ेगा, उस थिंकिंग पैटर्न में जाना पड़ेगा। और यदि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मुझे इस तरह के लोगों को यहाँ इकट्ठा करना पड़ेगा जो ये क्वेश्चन करें कि हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस फाइनेंशियली, कि हमारी लागत और मूल्य को यदि हम देखेंगे तो दोनों में कैसे हम जस्टिफाई करवाएंगे, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का पीरियड क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट की साइकिल या सर्विस की साइकिल क्या होगी, उन सब चीजों को बात करते हैं। इस विषय में एक बात और कही जाती है, वह यह है कि while this doesn't should like an inspiring person to around, लोग इन लोगों को लाइक नहीं करते, कहते हैं कि आप तो हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं। They just might save your protect because they identify weak points, वो कमजोर कड़ी को ढूंढते हैं, and discover sooner rather than later, वो आपको एडवांस में बताते हैं समस्या के पैदा होने से पहले। ब्लैक हेड थिंकिंग विल ऑल्सो मेक योर सॉल्यूशंस मोर रेजिलेंट एंड इफेक्टिव बिकॉज यू हैव रन देम थ्रू ग्रेलिंग वर्स्ट केसेस सिनेरियोज। तो यहाँ ब्लैक हेड का बहुत बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। अब हम बात करते हैं रेड हेड की। जो लाल रंग वाले हैं वो भावनाओं को, अंतर्ज्ञान को, अपनी इंट्यूशंस को, अपने संवेग को, उद्गार को बाहर निकालते हैं। वो किस तरह का क्वेश्चन करते हैं उनको आप पहचान सकते हैं, या अपने मस्तिष्क को उन क्वेश्चनों के द्वारा अपनी समस्या के हल करने में लगा सकते हैं। नंबर 1, हाउ डज दिस मेक मी फील, इससे मेरे पर क्या असर पड़ेगा, कैसा मैं महसूस करूंगा। नंबर 2, हाउ डज दिस मेक अदर पीपल फील, लोग कैसा महसूस करेंगे, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर 3, व्हाट्स माय हंच अबाउट दिस। नंबर 4, आर देयर एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या यह करने से मेरे अंतर्विवाद और बढ़ जाएंगे या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट लेवल बढ़ जाएगा, वह इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट हो या इंटर कॉन्फ्लिक्ट हो, तो यह कॉन्फ्लिक्ट को तो जन्म नहीं दे रहा है। तो इसीलिए वो है उन मनोदशाओं को, उन भावनाओं को, उन अंतर्ज्ञान को, उन इंट्यूशंस को ज्यादा निकालते हैं। इसीलिए वो किसी भी चीज के सॉल्यूशन में व्यक्तिगत भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर हम 5 बात करते हैं ग्रीन हेड्स की, जो ग्रीन हेड्स को पहनते हैं, या जब मैं ग्रीन हेड से समस्या को सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरी सोच क्या होगी। नंबर 1, कैन वी डू दिस ए डिफरेंट वे, क्या हम इसे, और ये जो कोचिंग वाले लोग होते हैं जो मेंटरिंग करते हैं, वह ये क्वेश्चन वो हमेशा ग्रीन हेड पहन कर रहते हैं। और इसीलिए आज वर्तमान में कोचिंग से बिजनेस बढ़ाने की बात
बहुत तेजी से की जा रही है, क्योंकि ग्रीन हैट्स वाले लोग हमेशा दूसरों से यही 3 क्वेश्चन करते हैं। कैन वी डू दिस इट डिफरेंट वे? हाउ कैन आई थिंक आउटसाइड द बॉक्स अबाउट दिस इशू? मैं इस समस्या के बारे में जो मैंने अब तक सोच लिया इसके अतिरिक्त और क्या क्या सोच सकता हूं? इज देयर एनी अदर वे टू डू दिस, और इज देयर एनी बेटर वे टू डू दिस? नंबर 3, हाउ कैन वी अडॉप्ट ए यूनिक पर्सपेक्टिव? हम एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा पर्सपेक्टिव, ऐसी विचारधारा, ऐसी अप्रोच कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में यूज में ला सकते हैं? तो ये लोग इस तरह के प्रश्न कर हमें चेताते हैं, और ये हमेशा जो इंटीमेटेड रूल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको तोड़ते हैं। ये उनको नहीं मानते, उनके बाहर जाते हैं। जैसे येलो हैट्स वाले हमेशा क्रिएटिविटी और अनयूजुअल आइडियाज की बात करते हैं, तो उसी तरह से ये भी कुछ उन चीजों को आगे बढ़ाने की और आपके जीवन में सकारात्मक भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। The one thing they have to watch for inner sensors, जो इसका मूल मंत्र है वो ये है कि अंतर्मन की भावनाओं को, वो है चिंतन को सदैव सृजनात्मक रखते हैं। वो कभी भी हार नहीं मानते। They never say any give up. उन्हें कभी भी हार स्वीकार नहीं है, ना ही वो कभी हेजिटेट करते हैं, और नए अनयूजुअल तरीके के कंसेप्ट को छोड़कर जो एडवेंचरस, जो नए उद्यमता का विकास है, जो उद्योग की राह है, उस पर चलने की ये लोग कोशिश करते हैं या उस तरह के विचार को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 6 है, लास्ट में आता है ब्लू हैट, जिसे नीला हैट कह सकते हैं। यह प्रक्रिया के नियंत्रण या नवीन चिंतन पर ध्यान देता है। ये लोग हमेशा 4 क्वेश्चन अवश्य करते हैं। सबसे पहला, व्हाट प्रॉब्लम आर वी फेसिंग? मेरे लिए समस्या है क्या? नंबर 2, व्हाट आर द डिजायर्ड आउटकम? मुझे इस समस्या के हल से क्या आउटकम चाहिए? नंबर 3, व्हाट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम अचीव? यदि मैं समस्या को हल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर 4, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोसीडिंग? सबसे अच्छा, सबसे सरल, सुगम, सौम्य रास्ता कौन सा है जिसको समस्या के ढूंढने में, विश्लेषण करने में, उसका निदान पाने में सबसे पहले यूज करना चाहिए? क्योंकि ये लोग नंबर 1, एक तो थॉट प्रोसेस का एजेंडा सेट करने के मास्टर्स होते हैं। नंबर 2, ये प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, उसके उद्देश्य को ढूंढते हैं, और जो थिंकिंग प्रोसेस है इसको स्लो करके धीरे धीरे क्रमानुसार या एक क्रम में आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, कोलेटिंग द आइडियाज, ये आइडियाज को, लोगों की राय को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को ठीक से समझते हैं, लोगों को मदद करते हैं, और उनको नई विधाओं से, जो आज एनालिटिक्स का जमाना आ गया है, जो डेटा का एनालिसिस बढ़ता जा रहा है, वो ब्लू हेड के कारण ही है। नंबर 4, स्ट्रक्चर एंड एक्शन प्लान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये सारे 5 अलग हेड वालों की सुनकर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन प्लान तैयार करते हैं और उसको यूज करते हैं। इसीलिए इनको मैनेजमेंट या प्रक्रिया पर नियंत्रण करने वाला प्रोसेस कहा जाता है। आइए अब इसको समझते हैं कि हम यदि 6 के 6 हेड को एक साथ जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा। हमें सबसे पहले द ब्लू हैट इनिशिएट एंड डायरेक्ट द मीटिंग टू एंश्योर दैट एवरीवन स्टे ऑन ट्रैक। तो ब्लू हैट वाले मीटिंग का एजेंडा सेट करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी आदमी इस समस्या के मेन मुद्दे से इधर उधर हटेगा नहीं, ट्रैक को छोड़ेगा नहीं। नंबर 2, इस प्रक्रिया में क्रमानुसार एक एक करके 1 by 1 each act is selected and the team
एग्जामिन्स द प्रॉब्लम। जो जिस चीज में ज्यादा रुचि रखता है उनको वही टीम का मेंबर बनाकर उनको सोचने की लिए दिया जाता है। जैसे ग्रीन हैट है, वो थिंकिंग टेक्स प्लेस, वो बहुत ज्यादा थिंक करते हैं कि अच्छा तरीका ढूंढा है। जो ब्लू हैट है, मेक श्योर कि मैं उनको कैसे बनाऊं। जो ब्लैक है वो नेगेटिव से रोकते हैं। और इमोशनली जो रेड हैट है वो नया पर्सपेक्टिव देता है। तो हम इन चीजों को आगे बढ़ाने में इन हैटों का या अपनी थिंकिंग पैटर्न को वो हैट पहनाकर अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। जैसे ब्लू है, टू डिफाइन द पर्पज ऑफ द मीटिंग एंड गेट इट स्टार्टेड। ग्रीन, टू इंस्पायर द क्रिएटिविटी, इंडीड टू थिंक of new and exciting way to reach the client or advances। जो नए मार्केट में जो मार्केट रिसर्च करते हैं, जो कस्टमर को ढूंढते हैं, मार्केट को इनोवेटिव आइडिया से एनालाइज करते हैं, वो सब ग्रीन हेड्स वाले लोग होते हैं। रेड हेड में टू कंसीडर व्हाट इमोशंस एंड वेरियस कैंपेन पॉसिबल वुड इंस्पायर। वो इन सब बातों को लेकर समस्या को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि यदि मुझे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस समस्या से किसी बड़ी समस्या का निदान ढूंढना हो, इस तरीके से यदि किसी बड़ी समस्या को खोजना हो, तो मैं कई मॉडल बना सकता हूं। पहले मॉडल में ब्लू, ग्रीन, ब्लैक इनको एक तरफ बैठाऊं और दूसरी तरफ मैं व्हाइट, रेड और येलो को बैठाऊं, क्योंकि मैं प्रोसेस को, नेक्स्ट स्टेप को, क्रिएटिविटी को, न्यू आइडियाज को, डिफिकल्टीज को क्वेश्चन पैदा करने में लगाऊं। और जो अपने डेटा के या प्रॉब्लम के वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर उत्तर देने वाले हैं, वो मुझे डेटा देंगे, मुझे फैक्ट देंगे, मेरी फीलिंग्स को, इमोशंस को, हॉन्चेज को या इंट्यूशंस को डेवलप करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू और बिलीव, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स के वैल्यू और बिलीव को जोड़कर उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का प्रयोग करेंगे। यदि मेरी समस्या कुछ और है तो मैं इस कॉम्बिनेशन को बदल सकता हूं। तो यह समस्या का निदान ढूंढते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मेरे यहाँ समस्या में मुझे किस चीज को आगे बढ़ाना है। अब मैं बात करता हूं कि इन सब के बेनिफिट क्या है, यूटिलिटी क्या है। जैसे जहां की इशू या एट्रीब्यूट्स है, जो कंसेप्चुअल होता है, वो है यूटिलिटी। वो है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और इसका बेनिफिट होता है न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर थिंकिंग। कंस्ट्रेंट इसमें आता है डेविएशन फ्रॉम द फोकस, उसको रोकते हैं। नंबर जो इसका डिसएडवांटेज है वो होता है ये टाइम कंस्ट्रेंट इसमें सामने आते हैं। दूसरी मैं बात करूं इसकी रिलायबिलिटी की, हाईली रिलायबल मेथड इन डिसीजन मेकिंग। इसका बेनिफिट है कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इसका जो कंस्ट्रेंट है वो है शिफ्टिंग थॉट्स, बदलते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है व्यूइंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। यदि मैं कंसेप्चुअली थिंकर्स इस इशू में घुस जाए तो वो उन चीजों में उलझ जाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इसकी वैलिडिटी की, एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और इश्यूज। किसी भी समस्या को, किसी भी विषय को सॉल्व करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से एक कंसेंसस पर आ सकते हैं। लेकिन इसकी वैलिडिटी का एक नुकसान है, अनकन्वेंशनल थिंकिंग में यदि फंस गए तो प्रक्रिया बिखर जाती है। अब इसकी बात करते हैं हम प्रैक्टिसेबिलिटी। सिस्टमैटिक मेथड है, जैसा डॉक्टर एडवर्ड डी बानो ने अपनी बुक जो 1985 में लिखी उसमें साफ साफ लिखा है। दूसरा पैरेलल थिंकिंग की बात पर आधारित है कि एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी थिंकिंग के तरीके हो सकते हैं। इसमें एक कंस्ट्रेंट है कि इसकी
क्रिएटिविटी, क्योंकि लोग बहुत सारे ओपन माउथ नहीं होते हैं तो रुक सकती है। और इसमें माइंड, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि माइंड वेवरिंग हो जाता है। तो ये जो कंसेप्चुअल इश्यूज हैं उनमें ये प्रोसेस के प्लस माइनस ये हैं। और जो मैनेजरियल इशू है अब उसको समझते हैं, उसमें इसकी यूटिलिटी क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यह टीम की, ऑर्गेनाइजेशन की, सिस्टम की, मेथड्स की इम्प्रूवमेंट को बढ़ाता है, फील गुड फैक्टर डेवलप करता है। दूसरा, लेंथी प्रोसीजर्स है, इसका एक ये कंस्ट्रेंट है। और जो नुकसान है वो है कि जो लोग डाउट करने वाले यदि हावी हो जाएं तो प्रोसेस रुकने लगती है। इसकी रिलायबिलिटी मैनेजरियल इश्यूज पर है। इंक्रीज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, न्यू आइडियाज, इन सबको यह बढ़ावा देती है। यह रैपिड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है। लेकिन इसका कंस्ट्रेंट है इनिशियल रेजिलेंस। जो ब्लैक हैट्स वाले हैं वो बहुत ज्यादा रेजिलेंस दे देते हैं, रजिस्ट करते हैं। और इसका एक जो सबसे बड़ा मैनेजरियल नुकसान मुझे लगता है वह है स्टिकिंग टू फेवरेट नोशंस। जिसका जो नोशन है उसको पकड़ के बैठ जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की। एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, ये सबको पता है। रैपिड ग्रोथ या प्रूवन मेरिट्स है, यह सबको पता है। इसमें इन एक्सपीरियंस यदि बातों पर हम चर्चा करने लग जाएं तो फिर हम मुद्दे से कई बार भटक सकते हैं। और इसका नुकसान जो है, लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम पर अननेसेसरी वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसकी प्रैक्टिसेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को नई दशा दी जा सके। इजी टू प्रैक्टिस, क्योंकि सबको इन्वॉल्व किया, सबका कंट्रीब्यूशन है, सब टीमों के मेंबर्स हैं, तो दे फील दिस इज माय ओन प्रोसेस। दूसरा, डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो डेवलप होती है। इसमें जो कंस्ट्रेंट आता है वह आता है कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, कभी कभी कंट्रोल नहीं होते हैं। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वह रह जाता है मैनेजरियल इश्यूज पर, अराइविंग एट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। लोग जिसकी जो होती है उसको वो सोचने लगता है, या जो पावर में होता है तो पावर का मिसयूज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके हम प्रमुख बेनिफिट्स को ले लेते हैं। इसका एक बेनिफिट है लीडरशिप डेमोक्रेटिक वे में बहुत ज्यादा डेवलप होती है। नंबर 2, टीम की प्रोडक्टिविटी और टीम में अलाइनमेंट और टीम का कमिटमेंट और कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव कर जाता है। नंबर 3 है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जगह बनाने लगती है। तो हर कोई नया और इनोवेटिव सोचने के लिए या सजेशन देने के लिए या अपनी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए बाध्य होने लगता है। नंबर 4, मीटिंग लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो लीडरशिप है वह बढ़ने लगती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान होने लगती है। नंबर 5 है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, एंड जो नए प्रोजेक्ट हैं उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से होता है। नंबर 6 है क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहले ही हर समस्या को ठीक से समझा और उसका निदान खोजा जाता है। नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यह प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम किया, इसीलिए इसको यूज कर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बेनिफिट लिया है। नंबर 7 है वेयर एवर हाई परफॉर्मेंस थिंकिंग एंड एक्शंस आर नीडेड। जहां परफॉर्मेंस को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए या जो थिंकिंग के एक्शंस जो हमने डिजाइन किए हैं उनको मूर्त रूप देने के लिए इस प्रोसेस को यूज करना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो यह 6S थिंकिंग है यह पूरी समझ में आई होगी, इसका लाभ समझ में आया होगा। और आपको यदि इससे अधिक जानना है तो हमें लिखिए।
हम आपके साथ सदैव आपकी समस्या का सबसे सरल, बेहतर और